हेलो गाइस। तो आज हम लोग बहुत टाइम बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिटी। तो लास्ट टाइम पॉलिटी में हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में। अब उसमें आगे देखेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। तो आप सब जानते होंगे कि हमारी जो विधायिका है उसमें दो होती हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। लेकिन पावर्स के मामले में देखिए तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लेकिन राज्यसभा के पास भी शक्तियाँ होती है। अब देखते हैं, गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। अब देखिए, विधेयक दो टाइप के होते हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय। ठीक। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक इजी लैंग्वेज में ही बताऊंगी, लेकिन आपको पढ़ना बुकिश लैंग्वेज में है जब आप पढ़ें। तो इजी लैंग्वेज में एक पैसे वाले, एक बिना पैसे वाले, टू टाइप्स के बिल होते हैं, ठीक है। मतलब वित्तीय और गैर वित्तीय। तो पैसे वाले में लोकसभा को शक्तियां हैं, ठीक है, और बिना पैसे वाले में समझ लीजिए हमारी राज्यसभा को बराबर शक्तियां मिली हुई है। तो जो गैर वित्तीय विधेयक हैं, ठीक है, जिसमें पैसे की बात नहीं है इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आपको ऐसे ही पढ़ना है। गैर वित्तीय विधेयक जो है उसमें राज्यसभा को लोकसभा के जितनी ही पावर्स हैं, ठीक है, दोनों बराबर शक्तिशाली हैं उस मामले में। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो विधेयक होते हैं, विधेयक बोलते हैं बिल को, और जब वो पास हो जाता है, दोनों जगह से राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो वो एक्ट हो जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो विधेयक होता है, समझ लिए बच्चा, और बड़ा होके वो विधेयक एक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। तो जब बिल्स आते हैं तो दोनों, जो हमारी राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों से ही उसको पास होना ज़रूरी है, तभी वो क्या है, बनते हैं कानून, लॉ बनते हैं। तो गैर वित्तीय विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर्स है, याद रखिए कि दोनों इक्वल पावरफुल हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। मैंने आपको बोला ना, पैसों के मामले में लोकसभा पावरफुल है, ठीक है। ऐसे समझिए, लोकसभा कह रही है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, राज्यसभा को थोड़ी कम शक्तियाँ मिली है, ठीक है। धन विधेयक आ गया ना, मनी में आपकी बात कर रही थी, पैसों की, ठीक है। तो धन विधेयक जो निकलता है उसके मामले में राज्यसभा को कम शक्ति है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। तो वो बोल रहे हैं राज्यसभा की 14 दिन है तुम्हारे पास, जो इस पे जो विचार करना है कर लो, तुम्हारी राय हम मानेंगे नहीं, जो भी विचार कर रहे हो बस विचार करो, मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे, पास तो वैसे भी हो जाएगा। तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। मतलब राज्यसभा के पास धन विधेयक आया तो उसने 14 दिन उस पर सोचा, ठीक है, 14 दिन सोचने के लिए मिले, उसके बाद वो गया, उन्हें अपनी राय दी लोकसभा के पास, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर हैं, लेकिन अगर हमारे जो संविधान है उसमें कुछ संशोधन के लिए विधेयक आ रहा है, मतलब संविधान को चेंज करने के लिए कोई विधेयक बिल आ रहा है, तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्ति प्राप्त है, क्योंकि राज्यसभा होती है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, और लोकसभा लोगों का। तो मतलब संविधान तो इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसमें मान लीजिए दोनों बराबर शक्तिशाली हैं, याद रखें, ठीक। देश के संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि लोग सोचेंगे राज्यसभा बोलेगी मेरे पास तो कम शक्तियां हैं, इसीलिए इन्होंने क्या है, राज्यसभा को दो विशिष्ट अधिकार दे दिए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, मतलब कहने के लिए कि तुम्हारे पास भी कुछ अधिकार हैं। अब देखते हैं वो क्या है। देखिए, आर्टिकल 249, आर्टिकल जो हमारा 249, याद रखिएगा, 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, ठीक। एक है आर्टिकल 249, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या होता है, जो राज्यसभा होती है उसमें जितने उपस्थित हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं उनके 2/3 सदस्य के बहुमत से, ठीक है, बहुमत होना चाहिए। जो भी राज्य, देखिए 3 सूची होती है, एक राज्य सूची जिसमें जिसके विषय राज्य के वो होते हैं, ठीक है, अंडर, एक केंद्र सूची होती है जो केंद्र के अंडर होते हैं, और एक समवर्ती जो दोनों के। तो जो राज्य सूची है, जो केंद्र का विषय नहीं है, जो राज्य सूची है, ठीक है, अगर राज्यसभा कह दे कि ये कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है, तो उस पर क्या है, अगर वो बोल देती है कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो जो हमारी केंद्र है वो उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, ठीक है। तो बोल सकती है कि भैया,
मतलब सीधी सिंपल बात कि राज्य सूची का विषय है तो राज्य ही कानून बनाएंगे, लेकिन नहीं, वो उठा के बोल सकते हैं केंद्र भी, ये राष्ट्रीय महत्व का है, केंद्र इस पे कानून बनाएगा। ठीक, जो हमारा आर्टिकल 312 है, एक तो ये वाली पावर मिली हुई है, उसके तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। आर्टिकल 312 याद कर लिए, 312, ठीक है। 312 के अंतर्गत उसने कहा है जो राज्यसभा में जितने भी उपस्थित होंगे, उस वक्त जितने लोग आए होंगे और जितने वोट कर रहे होंगे, उनके 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा बना सकते हैं। अखिल भारतीय सेवा पता है ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो वो स्थापित कर सकती है। आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है, उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इमरजेंसी आ गई है कोई, अगर इमरजेंसी की अवधि यदि 1 माह से अधिक है, ठीक, 1 महीने से ज़्यादा इमरजेंसी लगी हुई है और उस समय लोकसभा विघटित है, मतलब लोकसभा नहीं है उस समय, ठीक है, विघटित हो चुकी है, तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। मतलब कि अगर हमें आपातकाल को ज़्यादा बढ़ाना है तो राज्यसभा की मंजूरी चाहिए, इस तरीके से समझ लीजिए, अगर लोकसभा उस समय नहीं है तो, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो राष्ट्रपति को चुनने में जो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं, ठीक है, तो वो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। ये तो रिपीट हो गया। राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का महाभियोग हो रहा है, मतलब उन्हें हटा रहे हैं, अगर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है, और उनको हटाना है या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाना है, तो इसमें क्या है, राज्यसभा की भूमिका होती है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा निम्न सदन का गठन। याद रखिए, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है वित्तीय विधेयक यानी पैसे के मामले में, ये याद रखिए सिंपल वर्ड्स में। तो लोकसभा जो है निम्न सदन का गठन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। ये आर्टिकल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा के गठन का प्रावधान, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 542 हो सकती है, सॉरी 552, ठीक है, 552 हो सकती है, जो इस प्रकार है। तो आर्टिकल 81 का जो क्लॉज 1 और उसका का है पार्ट, उसके अनुसार क्या है, राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। राज्यों के जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब प्रतिनिधि, वो 530 से अधिक नहीं हो सकते। आर्टिकल 81 का क्लॉज 1 खा के अनुसार राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। आर्टिकल 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। देखिए, ये प्रावधान अब हटा दिया गया है, ठीक है, कि आंग्ल भारतीय 2 मनोनीत किए जाएंगे, लेकिन अब यह है कि हम जो बुक्स में है तो वो इसलिए एक बार आपको बता दिया गया। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 जो सदस्य हैं राज्यों का, 20 संघराज्य सदस्य संघराज क्षेत्रों का, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज होती है, का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु वर्तमान में संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघराज क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं, ठीक है। हम ये थोड़ा पुराना देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ठीक है, तो कैसे चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। हम सब वोट करते हैं, सिंपली आपको पता है, लेकिन लैंग्वेज में क्या है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है।
हर जगह से, हर प्रदेश से एक मतलब प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। उसके आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र होता है। जनता द्वारा हम ही वोट करते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, ठीक है, डायरेक्ट उनको वोट देते हैं। लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने विपक्ष के उम्मीदवारों से अधिक मत वोट प्राप्त करता है। इस चुनाव प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, लोकसभा में कौन जीतेगा, ठीक है, जो क्या है ज़्यादा वोट प्राप्त करता है ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा। अब मान लीजिए कि 4-5 लोग हैं, ठीक, तो अगर किसी को मतलब 31% वोट मिले हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, 31%, लेकिन देखिए कितने कम लोग, 100 में से उसे कितने कम लोगों ने दिया है, 31% लोगों ने वोट किया है, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा वोट है तो वो जीत जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप 100 में देखिए तो कितने कम लोगों ने उसे वोट किया है। तो मतलब ये है कि आपके पास वोट ज़्यादा होने चाहिए, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक, सबको पता है कि 18 साल के होने के बाद ही आप वोट दे सकते हैं, और आप किसी को दिखा के तो देते नहीं है, तो गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। मतलब वोट वैल्यू जो होती है बराबर होती है, ऐसा नहीं है किसी की वोट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सबकी वोट वैल्यू बराबर होती है। अब देखिए लोकसभा के सदस्यों की अर्हता, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये पढ़ के आपको हंसी आएगी, मतलब ठीक है हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एजुकेशन वाला होना चाहिए था, ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, चलो ये तो ठीक है, ठीक है। मानसिक रूप से विकृत ना हो, सही बात है, दिमाग ठीक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। अब ये मिनिमम है, जैसे छोटे एग्जाम्स दे रहे हैं तो याद रखिए 25 वर्ष की आयु से छोटा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता। भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ये याद रखिए, है ना, कि वो अपने बेनिफिट के लिए काम करें। लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए थी, मतलब पढ़े लिखे का तो कुछ है ही नहीं है, गंवार लोग भी आ सकते हैं। थोड़ी सी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर ठीक है, जब बना था तब तो वैसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।